सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 18 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। अच्छा, आज बोलने में मुझे तकलीफ हो रही है, इसलिए आज आपको शायद आवाज़ क्लियर न सुनाई दे। इसका कारण है मुंह में बहुत ज़्यादा छाले हो रहे हैं, मतलब इतने ज़्यादा हो रहे हैं मैं कुछ खा नहीं पा रहा हूँ, पी नहीं पा रहा हूँ, बोल नहीं पा रहा हूँ। तो एक बार तो मुझे लगा था कि आज का वीडियो हम नहीं डालेंगे, लेकिन मुझे लगा कि ठीक है, जितना भी जैसे भी मैं बोल सकता हूँ मैं पूरी कोशिश करूँगा। और इसके लिए मैंने क्या करा, पहले ब्रश भी कर लिया एक बार। तो उससे क्या होता है, जितना भी दर्द होना है ना एक बार हो जाएगा। और फिर मैं ट्राई कर रहा हूँ बोलने की, लेकिन फिर भी तकलीफ हो रही है तो आवाज़ साफ नहीं निकलेगी। और यही कारण है कि क्वेश्चन को भी मैं जितना हो सकेगा उतना ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अब बार बार हो जाते हैं, आपको पता है मेरा होम्योपैथी इलाज भी चल रहा है। अब ठीक है, क्या कर सकते हैं। और अगर कोई नया स्टूडेंट है उसे यकीन ना हो तो मैं कम्युनिटी पे फोटो भी आपको शेयर कर दूंगा कि अभी क्या हालत हो रखी है। तो चलिए, अभी जो भी है हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई तो नहीं रुकेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। अभी सितंबर 2022 में किस राज्य में भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं कौन? राजीव चंद्रशेखर, जिन्होंने आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भारत की पहली लिथियम सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इसे किसने शुरू किया? तो चेन्नई के मुनूट इंडस्ट्री लिमिटेड ने। इसे 165 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया। आपको बता दूं, वर्तमान में भारत मुख्य रूप से चाइना और दक्षिण कोरिया से लिथियम आयन सेल का आयात करता है, इंपोर्ट करता है। तो इस तरह से ये भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री होगी। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। एक तो ये याद रखना। आपको याद होगा, इसी तरह से भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी का उद्घाटन किया गया था गुजरात में। चलो बताओ, अभी देश के पहले इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? पूर्णिया, बिहार में। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे खुलेगा? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे शुरू हुआ? असम में। अभी टाटा स्टील ने, आपको याद होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट चालू किया था। और आपको याद होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दुनिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला कार्बन फाइबर प्लांट ये कहाँ पे खोलने की घोषणा की? तो आंसर होगा हजीरा, गुजरात में। अभी केवीआईसी ने गुजरात में शुरू किया है पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट भी। और दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर बनाया था आईआईटी रोपर ने। तो ये सारे पॉइंट भी आप ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी। तो अभी गुजरात में अहमदाबाद महानगर पालिका के मेडिकल एजुकेशन ट्रस्ट की ओर से संचालित एएमसी यानी कि अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अहमदाबाद महानगर पालिका मेडिकल एजुकेशन कॉलेज का नाम बदल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे कर दिया गया। और इनके नाम से आपको याद आएगा, इससे पहले अहमदाबाद में ही जो मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, उसका नाम भी नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा गया। चलो आप ये बताओ, जो रेल यूनिवर्सिटी है ना वडोदरा में, उसका नाम बदल के क्या किया गया? गति शक्ति विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में जो सहारनपुर यूनिवर्सिटी है उसका नाम माँ शाकंभरी के नाम पे रखा गया था। अभी आपको याद होगा, राजपथ का नाम बदल के क्या कर दिया? कर्तव्य पथ कर दिया। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला? नरेंद्र मोदी को ही। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही अहमदाबाद में इन स्पेस के मुख्यालय का भी उद्घाटन किया था। इन स्पेस मतलब इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। अभी अरुणाचल प्रदेश ने एक मिलिट्री स्टेशन का नाम बदल के किसके नाम पे रखा? देश के पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के नाम पे। अभी आईपीएल का जो 15वां संस्करण था 2022 वाला, उसको किसने जीता था? अहमदाबाद टीम ने, जिसका नाम ही है गुजरात टाइटंस। अभी अहमदाबाद और केरल को टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 की लिस्ट में शामिल किया गया था। और अभी 36वें नेशनल गेम्स होंगे गुजरात में ही, जिसका शुभंकर मैस्कॉट क्या है? सवज, मतलब शावक। तो ये भी पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे, बढ़ते आगे। फिर बताइए, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय ये कहाँ पे स्थापित होगा? तो आंसर होगा तेलंगाना में। तो भारत का पहला वन विश्वविद्यालय ये तेलंगाना में बनने जा रहा है।
अभी तेलंगाना विधानसभा ने वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को मंजूरी दे दी है। ये वानिकी विश्वविद्यालय देश में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय होगा और विश्व स्तर पर बात करोगे तो ये रशिया और चाइना के बाद तीसरा वानिकी विश्वविद्यालय होगा। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य क्या होगा? वन संसाधनों का संरक्षण करना और अनुसंधान को बढ़ावा देना और उद्योगों की मांग को पूरा करने के लिए वृक्षारोपण फसलों के प्रसार के लिए उपयुक्त तरीके विकसित करना। आपको याद होगा अभी हमने राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया था, बता सकते हो कब? अभी 11 सितंबर को। और आप जानते हो अभी इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 आई थी, उसमें वन क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ पे देखी गई? आंध्र प्रदेश में। और बताया था क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में और परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा वन आपको मिलेंगे मिजोरम में। वैसे वन मंत्री हमारे कौन है? भूपेंद्र यादव है। अच्छा बताओ, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? तो आंसर होगा उत्तराखंड के रानीखेत में। और आप जानते हो दुनिया के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय ये कहाँ पर मिलेगा आपको? ये मिलेगा अमेरिका में। अच्छा, भारत के बाहर पहला IIT ये कहाँ पे बनेगा? यूनाइटेड अरब अमीरात में। और हाँ, आपकी जो करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास है वो अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, उसका कारण मैं आपको बता दूं। एक्चुअली में उसका जो भी डेटा था, क्योंकि आपको पता है एक वीडियो में लगभग 50 क्वेश्चन हम कवर करते हैं। शुरुआत के 10 क्वेश्चन आपके स्टैटिक होते हैं, फिर आपको 10 क्वेश्चन वो वाले मिलेंगे, या तो हम पहले डेज वाले क्वेश्चन लेते थे, या फिर अब हमने क्या कर दिया कि एग्जाम में पूछे गए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम रखते हैं सेकंड वाली शीट में, बाकी थर्ड और फोर्थ वाली शीट में पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं और लास्ट 5वीं शीट में 10 क्वेश्चन होते हैं जो पिछले दिन के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। तो इस तरह से एक वीडियो में लगभग 50 क्वेश्चन होते हैं। और रिवीजन वाली शीट है, आपको पता है उसमें हम बार बार शीटों को रिपीट कर, तो एक्चुअली में वो सारा डेटा निकाल करके वो मैंने एक हार्ड डिस्क में अलग कर दिया था क्योंकि कंप्यूटर हैंग हो रहा था और किसी कारणवश वो हार्ड डिस्क किसके पास चल गई है और अब वो वापस आएगी 23-24 तारीख तक। अब मेरे पास इतना समय होता नहीं है कि मैं डेली के डेली 50 क्वेश्चन को टाइप कर सकूं, इसीलिए अभी इसको रोकना पड़ रहा है। अब बार बार एक एक को इंडिविजुअल मेरे को रिप्लाई करना पड़ता है, इसलिए मुझे लगा कि मैं यहाँ पे बता दूं तो सब तक पहुँच जाएगी बात, यही कारण है। तो अभी आप समझ गए होंगे क्यों वीडियो नहीं आ रहा है। तो अभी हम बढ़ते आगे, और सेशन अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर जरूर करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में 70 सालों के बाद किस देश से चीतों को भारत लाया गया? तो आंसर होगा नामीबिया। तो एक्चुअली में अभी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन हुआ और उसी मौके पर 70 सालों के बाद देश में फिर से चीते लाए गए और ये ऐतिहासिक पल 70 सालों के बाद आया है क्योंकि भारत में 1952 में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था और आखिरी चीते की जो मौत हुई थी वो 1947 में हुई थी छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में। अच्छा, अभी ये कहाँ से लाए गए, कितने लाए गए ये भी देख लो। हमने कहा नामीबिया से लाए गए और भारत में कहाँ पे छोड़ा गया? तो ये कूनो नेशनल पार्क में जो आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। कितने लाए गए? 8, जिसमें से 5 मादा हैं और 3 नर हैं, ये आप जरूर याद रखना। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, अभी हमने विश्व शेर दिवस वर्ल्ड लायन डे कब मनाया था? 10 अगस्त को। वर्ल्ड टाइगर डे मनाया था 29 जुलाई को। बताओ, जानवरों के लिए भारत ने अपना पहला स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन बनाया था, उसका नाम क्या है? ये याद रखो, एनोकोवैक्स। और सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस ये शुरू हुई थी तमिलनाडु के चेन्नई में। अभी कौन सा देश है जिसने जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला वो पहला देश बन गया? तो आंसर होगा इक्वेडोर। और याद रखना, मेरठ में खोला जाएगा देश का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल। उसके अलावा बताओ, देश की पहली नाइट सफारी ये कहाँ पे खुली जाएगी या कहाँ पे शुरू होगी? लखनऊ में। वैसे नामीबिया की कैपिटल क्या होती है? विंडोक, और करेंसी है नामीबियन डॉलर, याद रखना ये। अगला प्रश्न बताइए, अभी विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 सितंबर को। तो हर साल 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य क्या है कि रोगी सुरक्षा के बारे में वैश्विक जागरूकता पैदा करना और लोगों से स्वास्थ्य सेवा को सुरक्षित बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए प्रोत्साहित करना। और इस बार की थीम क्या है? मेडिकेशन विदाउट हार्म। और देखो, जब भी डे वाला क्वेश्चन आता है हम उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज करते हैं। तो आज हम रिवाइज नहीं कर पाएंगे, आपको कारण बता ही दिया मैंने। हाँ, बाकी आप अगर लिख करके प्रैक्टिस एक बार करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप
कर सकते हैं वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करके और देख सकते हैं कि आपको सारे याद है या नहीं है डेज। अभी हम भरेंगे आगे। अगला बताओ कि भारत के भी 76 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो आंसर होगा प्रणव आनंद। और ये कहाँ के? ये बेंगलुरु के हैं। बेंगलुरु के शतरंज खिलाड़ी हैं प्रणव आनंद, जो भारत के 76 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अभी इनसे पहले 75 नंबर के कौन थे? वी प्रणव थे। और उनसे पहले 74 नंबर के थे राहुल श्रीवास्तव और 73 नंबर के थे भरत सुब्रमण्यम। और आप जानते हो हमारे पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे, जिनकी ऑटोबायोग्राफी है माइंड मास्टर। और उन्हीं को पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था 1991-92 में, जिसे आप अभी मेजर ध्यानचंद के नाम पे जानते हो, जिसमें पुरस्कार राशि को भी बदल दिया गया, 7.5 लाख रुपए से 25 लाख रुपए कर दिया गया। और भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? एस विजयलक्ष्मी है। अभी पूरे दुनिया में चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे। उसका वाइस प्रेसिडेंट अभी विश्वनाथ आनंद को ही बनाया गया था। आप जानते हो अभी भारत में पहली बार 44वें नंबर के शतरंज ओलंपियाड हुए थे, जिसका शुभंकर मैस्कॉट था थम्बी, और उसका जीता था उज्बेकिस्तान ने। अगले वाले 2024 में जो शतरंज ओलंपियाड होंगे वो हंगरी के बुदापेस्ट में होंगे और 2026 वाले उज्बेकिस्तान में होंगे। और याद रखना, भारत में पहली बार चेस अकेडमी कहाँ पे खुलेगी? भुवनेश्वर में खुलेगी। चेस डे आप 20 जुलाई को मनाते हो। और जो आपका चेस बोर्ड होता है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं उसमें, तो 204 हैं। 64 आंसर मत करना, 204 हैं। 64 तो नंबर ऑफ कॉलम है, ये जो नंबर ऑफ डब्बे होते हैं उसमें वो है 64। हम स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स इसमें बन सकते हैं, तो 204 आंसर होगा। ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और फिडे का हेडक्वार्टर आप जानते हो लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। बढ़ते आगे। अब बताओ, सितंबर 2022 में फ्रांस के शीर्ष नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा स्वाति पीरामल को। तो भारतीय वैज्ञानिक और पीरामल ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन है स्वाति पीरामल, जिनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। उन्हें व्यापार, विज्ञान और भारत फ्रांस के संबंधों को मजबूत करने के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मिला है ये सम्मान। वैसे आपको बता दूं कि 2006 में उन्हें फ्रांस के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसको कहते हैं नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट, से भी सम्मानित किया जा चुका है। इस पुरस्कार की स्थापना 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी और ये उत्कृष्ट नागरिक या सैन्य आचरण के लिए दिया जाता है। अभी आपको याद आएगा, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं शशि थरूर, जिनको भी फ्रांस का अभी सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था। अभी अर्देशिर बी दुबास की बात करेंगे, जिनको पेरू का सर्वोच्च राजनयिक सम्मान मिला। दलाई लामा को लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था अभी। और सनमार्ग ग्रुप के वाइस चेयरमैन हैं नारायण कुमार, जिनको जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार मिला था। अब बात यहाँ पे फ्रांस की है, तो ये रहा मैप में फ्रांस। कैपिटल इसकी पेरिस है और 2024 में जो समर ओलंपिक होंगे वो यहाँ पे ही होंगे। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है और प्रधानमंत्री बनी थी अभी एलिजाबेथ बोर्न। आपको एक होमवर्क मिलेगा, भारत और फ्रांस के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है ये लिख के बताओ, हम भरेंगे आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां नाम की बुक को किसने लिखा? जीवेश नंदन। तो अभी एक्टर जो है मनोज बाजपेयी, उन्होंने इस बुक को रिलीज किया है। बुक का नाम है मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां। ये बुक कविताओं का एक संग्रह है, कलेक्शन है, जिसे लिखा है जीवेश नंदन है। और ये कौन है? ये उत्तर प्रदेश कैडर के रिटायर्ड IAS ऑफिसर है। इससे पहले भी ये एक बुक लिख चुके हैं। बुक का नाम है महाकुंभ अ स्पिरिचुअल जर्नी। और अभी ये दूसरी बुक लिखी इन्होंने, मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां। याद रखना, जीवेश नंदन ने लिखा है। बाकी अभी हमने पढ़ा था PC बालासुब्रमण्यम रजनी मंत्रास लाइफ लेसन फ्रॉम इंडियाज मोस्ट लव्ड सुपरस्टार नाम से बुक लिखी थी। सानिध्य शर्मा, जम्मू कश्मीर की छोटी सी बच्ची है ये, रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स नाम की बुक को लिखा था। और संयुक्ता दास लॉकडाउन लिरिक्स नाम की बुक को लिखा था, जिसको अभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने लॉन्च किया था। तो ये याद रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ,
2022-23 के लिए ऑटो इंडस्ट्री बॉडी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आंसर होगा विनोद अग्रवाल को। तो भी ऑटो इंडस्ट्री बॉडी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने विनोद अग्रवाल को 2022-23 के लिए अपना नया अध्यक्ष चुना है। ये वॉल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल के एमडी सीईओ हैं। और इन्होंने किनका स्थान लिया? तो मारुति सुजुकी इंडिया के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं केनिची आयुकावा, उनका इन्होंने स्थान लिया है। बात करें अगर ये सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, ये क्या है? ये भारत में सभी प्रमुख वाहन निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय निकाय है। आपको याद होगा अभी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी बने थे बीके त्यागी, डीआरडीओ के चेयरमैन बने समीर वी कामत, और हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके सचिव बने थे कौन? राजेश वर्मा। याद रखेंगे ना, बढ़ते आगे। फिर बताओ, सितंबर 2022 में द यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और यूनिसेफ के द्वारा कौन सी दूरदर्शन सीरीज शुरू की गई? तो आंसर होगा दूर से नमस्ते। तो अभी 16 सितंबर 2022 को यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और यूनिसेफ ने नई दिल्ली में दूर से नमस्ते नाम से दूरदर्शन और यूट्यूब सीरीज को शुरू किया गया। ये एक काल्पनिक हिंदी सीरीज है जिसे एक शैक्षिक प्रारूप में विकसित किया गया है, जिसमें महामारी के बाद की दुनिया की चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है और स्वास्थ्य व्यवहार और प्रथाओं को अपनाने को बढ़ावा दिया गया है। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो देखो कल क्या पूछा था आपसे, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता था नेपाल को हरा के। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और प्लीज़ अगर सेशन अच्छा लगे तो एक बार लाइक करके इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, वरना आज ये वीडियो डालने का मेरा बिल्कुल इच्छा नहीं था। इच्छा की बात नहीं है, इतना बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कैसे बोलूँगा। तो सोचा था आज छोड़ो, वैसे संडे भी है, लेकिन फिर बाद में सोचा कि गैप नहीं करना, क्यों छोड़ो, जो भी होगा एक बार दर्द हो जाएगा लेकिन अपलोड तो हो जाएगा। और इन सभी का क्विज भी बना करके अपलोड कर दिया आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।